डर की नई कहानी हर रोज। आप सुनेंगे हिमाद्री किशोर दासगुप्ता की कहानी पर आधारित कामिनी का कौआ। नदी का निर्जन तट, शहर के कोलाहल से कोसों दूर, मोबाइल नेटवर्क के जाल से भी दूर। मैं यानी संजय और जयप्रकाश यहां 2 दिनों के लिए आए थे, छुट्टियों का आनंद लेने। चारों तरफ केवल प्रकृति का नजारा, नदी, जंगल, पक्षी। रिसोर्ट से निकलकर हमने सिगरेट सुलगाई और पैदल ही पैदल बेमकसद घूमते घूमते सिगरेट के कश लेते हुए हम दोनों दोस्त काफी देर से इधर उधर की बातें कर रहे थे। और अब हम कुछ देर से नदी के किनारे बैठे थे। संजय, वो देखो। कहां? अरे वो नदी की तरफ। हम दोनों ने चकित होकर देखा। 20-22 साल की एक कमसिन लड़की नदी से नहाकर निकली। सुंदर, गोरी, बल खाती युवती, लंबे भीगे बाल जो उसकी नंगी पीठ को भिगो रहे थे। जयप्रकाश उसके यौवन को देखकर अपने आपे में नहीं था। एक और सिगरेट जला, मैं तब तक इसको लाइन पर लाता हूं। पागल हो गया क्या? अनजान जगह में मार खाना है? मैं इन सब में नहीं हूं। माय गुड बॉय संजय, देख मेरे भाई, मेरे जीवन का फंडा बिल्कुल साफ है। पाप पुण्य, सही गलत, ये सब सोचने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। लाइफ का क्या भरोसा है यार, आज है कल नहीं। जब मौका खुद तुम्हारी तरफ चलकर आ रहा है तो ऐश कर लेना चाहिए यार। जयप्रकाश ने जैसे मौका कहा था, धीरे धीरे बल खाते हुए वह चली आ रही थी। हम दोनों यहां थोड़ी देर से बैठकर गहरे दोस्तों की तरह इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन एक दिन पहले तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। दोनों एक ही दिन शहर से अपनी अपनी कार लेकर अकेले ही निकल पड़े थे, बहुत दूर इस निर्जन रिसोर्ट की तरफ। हम दोनों ही जवान थे। रिसोर्ट में कुछ ही देर की मुलाकात और हमारी दोस्ती तुम से तू पर उतर आई थी। अरे यार, वो देख, उस लड़की के पीछे पीछे 4 काले कौवे ऐसे आ रहे हैं जैसे उसके पालतू हों। यार सचमुच अजीब सा लग रहा है ना। चल देखते हैं वो कहां जाती है। लड़की का पीछा करना मुझे ठीक नहीं लगा, पर उपाय क्या था? इस वीरान जगह में मैं अकेला क्या करता? लड़की का पीछा करते हुए हम घने जंगल में प्रवेश कर गए। पीछा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि जयप्रकाश के पांव में कुछ दिक्कत थी, वो लंगड़ाता था। यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर कहीं किसी पंछी की पुकार। पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। अरे डरता क्यों है यार, रिसोर्ट जाने का रास्ता भी तो यही है। थोड़ी देर चले थे कि जंगल खत्म हो गया। सामने खाली जमीन थी और थी एक सुंदर सी कुटिया। कुटिया के आंगन में एक बेदी बनी हुई थी। लड़की आंगन में घुस गई, पीछे पीछे कौवे भी। मैं और जयप्रकाश बाहर ही रहे। अचानक उस कुटिया में से एक लंबा चौड़ा सफेद बालों वाला आदमी निकलकर आया। चौड़े ललाट पर लाल तिलक, लाल धोती, गले में रुद्राक्ष, उम्र लगभग 70। ओह, लगता है यही वो कागा बाबा है जिसके बारे में रिसोर्ट का मैनेजर हमें बता रहा था। देखो, वो चारों कौवे कैसे कुटिया के मुंडेर पर जाकर बैठ गए। ये लड़की इस बुड्ढे के साथ रहती है, हैं? तब तक उस बुढ़े, मेरा मतलब उस कागा बाबा की नजर हम दोनों पर पड़ गई। कौन हो तुम लोग? हम टूरिस्ट हैं।
घूमने आए हैं। हमने सुना यहाँ की कौवे आपकी बात मानते हैं, इसलिए मिलने आए। मुझसे ज्यादा इस लड़की की बात मानते हैं। ठीक है, अब तुम दोनों यहां से चले जाओ। कामिनी, अंदर जाओ। पहले कपड़े तो सूख जाए। जाओ। मुझे फिर नदी किनारे जाना है पानी भरने। ये कहते हुए उसने खास अर्थ भरी नजरों से जयप्रकाश की ओर देखा और कुटिया के अंदर चली गई। कामिनी यानी ये लड़की मेरी संगिनी है, मेरी साधना की साथी। ये जो वेदी देख रहे हो और ये मानव मुंड, मैं यहां तंत्र विद्या की साधना करता हूं। अब तुम दोनों जाओ, दोबारा मत आना। और याद रखो, पराई स्त्री को देखना पाप होता है, अनिष्ट होता है। चले जाओ, जाओ। चल भाई चल, जल्दी निकल। मैनेजर ने कहा था इस बाबा को काक विद्या आती है, पर मुझे लगता है इसको काम विद्या आती है। बुड्ढे की पार्टनर 20 साल की। पार्टनर? हिंदी कमजोर है क्या? सुना नहीं? बुड्ढे ने खुद कहा, संगिनी, साधना की साथी। मुझे तो लगता है बुड्ढे की साधना बीच में ही भंग हो जाती है। हंसी मजाक करते हुए हम दोनों रिसोर्ट पहुंच गए। संजय, तू अपने कमरे में जा, हाँ? मैं एक काम निपटा कर आता हूं। जयप्रकाश चला गया। मैं थक गया था, अब रेस्ट करना चाहता था। नहाने के बाद लंच किया, फिर अपने एसी कमरे में लंबी नींद में डूब गया। शाम को बैरा चाय लेकर आया। जयप्रकाश जी लौट आए? हाँ सर, लगभग 3 बजे। अभी सो रहे हैं बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर। छोटी सी जगह थी, घूमने को था नहीं। मैं पूरी शाम टीवी देखता रहा। मेरा रात को खाना लेकर आया तो मैंने पूछा, जग गए मिस्टर जयप्रकाश? नहीं सर, आपको खाना देकर उनको जगाने जाऊंगा। मैंने अकेले ही डिनर किया। फिर जैसे ही टहलने के लिए निकला, मैंने देखा जयप्रकाश मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। अरे यार, कहां रहे दिन भर? काम हो गया। काम? अरे वही बुड्ढे की संगिनी मेरे संग सेट हो गई। आज रात भर जागना है, इसीलिए दिन में सो लिया। आज रात वो कागा बाबा अपने डेरे पर नहीं रहेगा, तो आज मैं रहूंगा रात भर उसके साथ। सुबह वापस आ जाऊंगा। कैसे मनाया उसको यार? अरे उसने इशारा करके बता ही दिया था। मैं पहुंच गया नदी किनारे, वो भी आई पानी भरने के बहाने। वहीं उसे धर दबोचा, फट से मान गई। बस एक ही गलती हो गई, पर्स लेकर नहीं गया था। गले में सोने की चेन थी, उतार कर वही देनी पड़ी। कोई बात नहीं, लड़की भी तो यूनिक है। चलोगे? चलता हूं यार, सुबह मिलते हैं। जयप्रकाश निकल गया। मैं कुछ देर सोचता रहा। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्या मेरा इसके बीच में पड़ना ठीक होगा? एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए इतना तो करना ही चाहिए। नया दोस्त है तो क्या,
दोस्त तो है, अभी भी वक्त है। अभी भी मैं निकलूंगा तो वो रास्ते में ही मिल जाएगा। रात के अंधेरे में मैं भी निकल पड़ा जयप्रकाश की खोज में। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद बहुत बड़ा दिख रहा था। मैंने जंगल में प्रवेश किया। बाबा की कुटिया में जाने का वही एक रास्ता था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई छाया मेरे पास से गुजर गई। मैं रुक गया। मुझे लगा शायद जयप्रकाश ही था। डर से मेरी बोलती बंद थी, पर उपाय क्या था? मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। जंगल खत्म होने पर बाबा की कुटिया आ गई। मैं रुक गया। वहां एक अजीब सी धुंध फैली हुई थी। क्या करूं? लौट जाऊं? मैंने देखा कुटिया का दरवाजा खुला है। लगता है जयप्रकाश अंदर घुस चुका है। तब तो मुझे लौट ही जाना चाहिए, लेकिन मैं लौट नहीं पाया। मानो दरवाजा बुला रहा था मुझे। मैं नहीं चाहते हुए भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। एक अजीब सा आकर्षण था। मेरा मन अपने बस में नहीं था। मैंने दरवाजे तक पहुंचकर अंदर झांका। चांद की रोशनी में अंदर सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने देखा जयप्रकाश और वो लड़की बिस्तर पर संगम की अवस्था में आलिंगनबद्ध थे। लड़की हंस रही थी। मेरा गला सूख गया, हाथ पैर सुन्न हो गए, दिल धड़कने लगा। हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से दरवाजा हिल गया और आवाज करते हुए पूरा ही खुल गया। उस आवाज को सुनते हुए मिलन की अवस्था में ही उस लड़की ने दरवाजे की तरफ अपना मुंह घुमाया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस चेहरे को देखते हुए मेरा शरीर बर्फ के समान ठंड हो गया। जयप्रकाश चीख उठा। उसने कोशिश की बिस्तर से उतरने की, पर उतर नहीं सका। लड़की ने उसको आलिंगनबद्ध कर रखा था। ठीक उसी समय कुटिया की छत पर बैठे काले कौवे चीखने चिल्लाने लगे। लगा जैसे उसी पल के इंतजार में वे चुप थे। मुझे सब कुछ भयंकर लग रहा था। वो दृश्य, वो आवाजें, कुटिया के चारों तरफ का माहौल भयावह हो उठा। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से भागा। भागते हुए उस लड़की की खिलखिलाने की आवाज सुनाई पड़ी। कौवों का चीखना चिल्लाना जारी रहा। रिसोर्ट में लौटकर मैं सारी रात जागता रहा। रह रहकर मेरे सामने वो दृश्य घूम जाता था। मैं आतंकित हो उठा था। रात बहुत लंबी लगी। भोर के उजाले में धीरे धीरे रात का आतंक कम होने लगा। मैंने खुद को संभाल लिया। लगभग 8 बजे मैनेजर मेरे लिए चाय लेकर आया। सर, रात को कुछ असुविधा तो नहीं हुई? रात वाली बात बताना मुझे उचित नहीं लगा। हो सकता है मैंने जो देखा है वो केवल मेरा भ्रम हो। इसके अलावा अगर जयप्रकाश सचमुच किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा तो रात की बात बताकर मैं भी परेशानी में फंस सकता हूं। मैंने उनसे पूछा, मिस्टर जयप्रकाश जग गए हैं? उनका दरवाजा बंद है सर। लगता है मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। हो सकता है नदी के किनारे गए हो। मैं समझ गया ये रात की घटना का मैनेजर को कोई अंदेशा नहीं है। मैं थोड़ा निश्चिंत हुआ।
आज ही मुझे कोलकाता भी लौटना था। बिल रेडी कीजिए, मैं 10 बजे कमरा छोड़ दूंगा। ठीक है सर। मैनेजर चला गया। दिन के उजाले में बाहर का नजारा बिल्कुल साफ दिख रहा था। बाहर देखते हुए रात का आतंक बिल्कुल ही समाप्त हो गया। मुझे लगा मैंने जो भी देखा है सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद वो सब रात के अंधेरे और चांदनी के उजाले के कारण पैदा हुआ मेरे मन का भ्रम था। मैं जानता हूं परिवेश और परिस्थिति बहुत बार मन को भ्रमित कर देते हैं। शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। फिर भी मेरे मन में कुछ दुविधा पैदा हो रही थी। मैंने निश्चय किया शहर वापस लौटने के पहले मैं उस कुटिया पर जरूर जाऊंगा। दिन के उजाले में डर लगने का कोई कारण नहीं है। मन के संदेह को दूर करना जरूरी है। हो सकता है जयप्रकाश से भी मेरी भेंट हो जाए। शायद वहीं कहीं होगा और ठीक ही होगा। उस लड़की के आकर्षण ने उसे बांधे रखा होगा। जैसा नाम वैसा काम, कामिनी। नहा धोकर मैं निकलने के लिए तैयार हो उठा। ठीक 10 बजे मैंने कमरा छोड़ दिया। रिसेप्शन पर पहुंचकर बिल चुकाकर मैं गाड़ी में बैठ गया। मेरी गाड़ी के पास जयप्रकाश की गाड़ी खड़ी थी। रिसोर्ट से निकलकर मैंने सीधे जंगल का रुख लिया। जंगल के बीच से चलते हुए मैं उस खाली स्थान पर फिर से पहुंच गया। सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। रात की धुंध का लेश मात्र भी नहीं था। लेकिन वहां कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। झोपड़ी खाली थी। ना तो वो आदमी था, ना उसकी वो साथी, और ना ही जयप्रकाश। केवल काले कौवे दिख रहे थे। बाबा के पालतू कौवे चुप बैठे थे। मैं मन ही मन हंसा। कल रात को ये कौवे कितने भयानक दिख रहे थे। लगता था किसी और लोक के प्राणी हैं। उनकी चीत्कार से कितना डर गया था मैं। कुटिया का दरवाजा खुला था। हो सकता है वो बाबा और उनकी साथी कुटिया में ही हूं। एक बार उस लड़की को अपनी आंखों से देख लूंगा तो मेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। यकीन हो जाएगा कि रात वाला दृश्य केवल मेरी नजरों का भ्रम था। सब कुछ दिन के उजाले के समान साफ था। यही सब सोचते सोचते मैं कुटिया की तरफ बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने कमरे के अंदर झांका। सूरज की रोशनी में कमरा आलोकित हो रहा था, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं दिखा। वो बाबा, कामिनी, जयप्रकाश, कोई भी नहीं। केवल एक कंकाल दिखा, किसी औरत का कंकाल। लाल पाड़ की साड़ी पहनी थी उसने। वो कंकाल बिस्तर पर रखा हुआ था। कंकाल को अच्छे से देखने पर मुझे एक आश्चर्यजनक चीज दिखी। उस कंकाल के गले में एक सोने का हार लटक रहा था। जयप्रकाश के गले का सोने का हार। आश्चर्यचकित होते हुए भी मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि जयप्रकाश का दिया सोने का हार कामिनी ने इस कंकाल को पहना दिया हो। मैंने वहां से जल्दी निकल जाना ही मुनासिब समझा। कुटिया के दरवाजे से आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि नदी के तट के पार से वो आदमी कुटिया की तरफ लौट रहा है। आमना सामना होने पर बाबा से पूछा, कल जो दोस्त मेरे साथ जहां आया था उसे ही खोजने आया हूं। शायद वो यहीं कहीं मिल जाए। बाबा ने कुछ देर तक स्थिर नेत्रों से मेरी ओर देखा। मैं अपनी संगिनी की कामना मिटा नहीं पाता हूं,
मेरी अनुपस्थिति में वो अपनी कामना किसी और के साथ मिटाती है। मैंने तुम्हारे साथी को सावधान किया था, लेकिन उसने मेरी चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। मैं रात भर नदी के किनारे रहता हूं। यहां जो घटना था वो तो घट ही गया। क्या घट गया? मेरे प्रश्न का उत्तर देने की जगह बाबा ने जमीन की तरफ उंगली से इशारा किया। जमीन पर एक काला कौवा बेबस नजरों से मेरी तरफ ताक रहा था। अब इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेत योनि से संगम करने पर आदमी को काग बनना पड़ता है। काग यानी काला कौवा। यहां कौवों की संख्या और बढ़ गई है। पहले 4 थे, अब 5 हो गए हैं। दरअसल लोग भले ही मुझे कागा बाबा कहते हैं, पर ये कौवे मेरे नहीं हैं, ये उसके हैं, कामिनी के। चूंकि कामिनी संगिनी है, इसलिए ये कौवे मेरी भी बात सुनते हैं। बाबा की बात खत्म होने के साथ ही कुटिया के अंदर से आवाज आई। मैंने देखा कामिनी कुटिया के बाहर आकर खड़ी थी। उसने भी लाल पाड़ की साड़ी पहन रखी थी। गले में सोने का हार चमक रहा था। मैं उसे देखकर चकित रह गया। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कमरे में झांका था, तब तो वहां कोई नहीं था। कमरे में केवल कंकाल था और वो सोने का हार उस कंकाल के गले में पड़ा हुआ था। ये लाल पाड़ की साड़ी भी तो उस कंकाल के ही बदन पर थी। अपनी मादकता को बिखेरते हुए कामिनी कभी बाबा को और कभी मुझे देखकर खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। उसे देखते ही चारों कौवे पंख फड़फड़ाते हुए उसके पास पहुंच गए। कामिनी ने कौवों को प्रेम से कहा, आओ आओ कागा आओ, मैं नदी में नहाने जा रही हूं, तुम लोग भी साथ चलो। इतना कहकर वह नदी की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलकर ही उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा। मुझसे थोड़ी दूर पर 5वां कौवा अभी चुपचाप खड़ा था। तू भी चल, लंगड़ा है इसीलिए आने में तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आजा। तू भी कामिनी का कौवा है ना? आजा आजा। बाकी 4 कौवे तो उसके पास पहुंच गए थे। फिर लंगड़ाते हुए वो 5वां कौवा उस मायाविनी युवती के पीछे पीछे चला गया। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने रात वाला दृश्य फिर छा गया। जयप्रकाश और कामिनी आलिंगन अवस्था में नहीं, एक कंकाल के साथ आलिंगनबद्ध था जयप्रकाश। 5 कौवों को लेकर कामिनी नदी के किनारे जाकर प्राय गायब ही हो गई। मैं जितनी जल्दी संभव वहां से भागने में जुट गया। कौन जानता है कामिनी मुझे ही अपना अगला शिकार बना ले और नदी के किनारे खींच ले जाए। उसे शायद अपने कौवों की संख्या बढ़ानी थी। मैं तुरंत ही उस भूतिया जगह से भाग निकला। पीछे से आवाज आ रही थी, आओ, बनोगे ना मेरा संगी, बनोगे ना कामिनी का कौवा।